यह मेरा अंतिम लेक्चर है इस सीरीज का, तो इसमें अब मैं अंत में आप सबसे थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो तैयारी करने का जो तरीका बताया गया है या श्रृंखला में जिस तरीके से बात की गई है फ्रीडम मूवमेंट पर, उससे क्या आपको कोई मदद मिल सकती है, इस पर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। पहली बात, इस बार के जब मुख्य परीक्षा के आप प्रश्न पत्र को उठा करके देखेंगे, क्वेश्चन पेपर नंबर 1 जनरल स्टडीज का, उसी में हिस्ट्री है और फ्रीडम मूवमेंट पर उसी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको निराशा हाथ लगेगी। निराशा इस मायने में कि फ्रीडम मूवमेंट पर इनफैक्ट एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। हाँ, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन फ्रीडम मूवमेंट से नहीं। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन फ्रीडम मूवमेंट से नहीं। मॉडर्न इंडिया से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़े से अलग प्रवृत्ति के हैं लेकिन बहुत ज्यादा अलग प्रवृत्ति के भी नहीं है। मैंने कहा कि फ्रीडम मूवमेंट से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। अब आप क्या निर्णय लेंगे? मैं ये मान करके चलता हूं कि आप 2023 की सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे या 2024 की कर रहे होंगे या 2025 की कर रहे हो, आप जबकि भी कर रहे हो। लेकिन चूंकि इस बार मेंस में फ्रीडम मूवमेंट पर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? ज्यादातर स्टूडेंट यहां बहुत बड़ी गलती करते हैं। उनसे गलती यह होती है कि अरे यार, इस बार तो फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। और यह निष्कर्ष बहुत ही खतरनाक निष्कर्ष है, अपने लिए बहुत गहरा गड्ढा खोदने जैसा है। दोस्तों, सच पूछे तो यूपीएससी का ये चरित्र ही है। चरित्र इस मायने में कि कभी कभी वो किसी चीज को बिल्कुल छोड़ देता है और कभी कभी उसी चीज को इतना ज्यादा पकड़ लेता है कि आप भौचक्क रह जाते हैं कि यार, अरे यार, एक ही सेक्शन से इतने क्वेश्चन कैसे पूछ लिए गए। इसलिए प्लीज आप ये निष्कर्ष मत निकालें, क्योंकि आप जब ये निष्कर्ष निकालेंगे तो आप फ्रीडम मूवमेंट को छोड़ देंगे। अभी तक आप जो लेक्चर सुनते रहे हैं, आप उनकी भी अनदेखी करने लगेंगे और इसका खामियाजा आपको नेक्स्ट में उठाना पड़ेगा। लेकिन चलिए, यहां एक दूसरा पॉइंट भी है, और दूसरा पॉइंट ये है कि क्या प्री में भी ऐसा ही किया गया? इस साल प्री के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए। प्री का जो जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर है, उसे देखिए, क्या उसमें फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन नहीं है? फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन है। तो क्या आप प्री के फ्रीडम मूवमेंट पर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं प्री में, उनकी अनदेखी करेंगे, उन्हें सॉल्व नहीं करना चाहते? आपको लगता है कि उन्हें सॉल्व अगर हम ना करें, छोड़ भी दे, तब भी हमारा प्री क्वालिफाई हो जाएगा? प्री तो वैसे ही नाक में दम किए हुए है स्टूडेंट के कि कहां कहां से पता नहीं अनजाने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कम से कम फ्रीडम मूवमेंट के क्वेश्चन आपके जाने पहचाने से तो होंगे। तो आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि फ्रीडम मूवमेंट को छोड़ दिया जाए। और दोस्तों, आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। प्लीज डोंट डू दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर चलिए, तीसरा एक और पॉइंट देता हूं कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब हो सकता है कि फ्रीडम मूवमेंट पर पूछ लिया जाए। अगर आपने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया है या इससे पहले आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा है, तब तो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। और नहीं भी पढ़ा हो तो हर नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के बारे में जाने। तो वहां कुछ गलत नहीं होगा कि अगर वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये रिस्क मत लीजिएगा। नो डाउट, मैं स्वीकार करता हूं कि इस बार के मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मॉडर्न इंडिया से केवल सीधे 2 क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम मूवमेंट से अगले साल भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दूसरी बात, देखिए, जब भी हम प्री की बात करते हैं और खासकर जब हम इतिहास की बात करते हैं, तो इसे थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश कीजिए कि इतिहास क्या है। मैं यहां आपको कौन बनेगा करोड़पति का एक उदाहरण देना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले, लगभग मैं समझता हूं कि 1.5 महीने पहले की बात होगी, कौन बनेगा करोड़पति का एक एपिसोड आया था जिसमें एक यंग लड़का बैठा हुआ था और अमिताभ बच्चन जी उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। मुझे याद है कि 3,20,000 रुपए जब उस यंग ने जीते, इस युवा ने जीते,
उसकी आंखें डबडबाई आई और अमिताभ बच्चन जब उसे 3,20,000 रुपए का चेक देने लगे तो उन्होंने कहा कि सर, ये तो हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि 3,20,000 रुपए भी कुछ होते हैं। आप ये चेक मेरी माँ को दे दीजिए, उन्होंने कभी इतनी रकम नहीं देखी है। एक पॉइंट। ठीक है, खेल तो अभी जारी था और खेल जारी होते होते तक वो 12,50,000 रुपए तक पहुंच गया। और अगला क्वेश्चन अमिताभ बच्चन जी ने 25 लाख रुपए के लिए पूछा। आप जानते होंगे कौन बनेगा करोड़पति का पैटर्न क्या है। एक प्रश्न आया जिसमें एक महिला का नाम था और यह पूछा गया था कि ये जो महिला है, ये नीचे जो हमारे यहाँ प्रक्षेपयान छोड़े गए, प्रक्षेपास्त्र छोड़े गए, जैसे अग्नि छोड़ा गया है ना, नाग, इस तरह के जो छोड़े गए हैं ना, तो 4 ऑप्शन थे, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहे हैं कि इनमें से किसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही है। एक महिला का नाम था और महिला के नाम से पता लग रहा था कि वो क्रिश्चियन महिला है। ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन पर वो सोचने लगा और मैं बड़े ध्यान से देख रहा था। और आप देखिए कि अगर सही जवाब दे दिया तो 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर उसने गलत जवाब दिया तो वो गिरकर 3,20,000 पर पहुंच जाएगा। यानी कि जो 12,50,000 रुपए जो जीत रहा है, 3,20,000 पर पहुंच जाएगा। और कल्पना करके देखिए कि जिसने 3,20,000 रुपए जिंदगी में पहली बार देखे हों, उसके लिए 12,50,000 कितनी अहमियत रखती है, सोच करके देखिए। अब वो सोच रहा है और जिस तरीके से वो गणना कर रहा था तो मैं उसके गणना पर ध्यान दे रहा था। उसने गणना की कि सर, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब ये जो लेडी थी ये किसी चर्च में थी और हमारे स्कूल में इनके बारे में बताया गया था कि कैसे फिर वो जाकर के और काम करने लगी, जो भी केंद्र होते हैं वहाँ करने लगी। तो ये उसी समय ये रही होंगी। फिर ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से अग्नि पहले की है और जब मैं उस सन में पढ़ रहा था तो शुरू में अग्नि, इस तरीके से वो रिलेट करने लगा। यानी कि वो उत्तर कहाँ ढूंढ रहा था, क्या आप कुछ पकड़ पाए? वो उत्तर की खोज कहाँ कर रहा था? वह उत्तर की खोज 2 चीजों में कर रहा था, याद रखिए, एक घटना और दूसरे उस घटना का काल, समय। घटना ठीक है, वो चर्च में थी और उस समय मैं पढ़ रहा था और उस समय कुछ इनके बारे में टीचर ने बताया था, ये घटनाएं हैं। लेकिन ये जो बातें बताई गई थी वो किस समय बताई गई थी, वो दौर कौन सा था, वो पीरियड कौन सा था। और इसके बाद फिर ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों का अनुमानित पीरियड क्या हो सकता है। पीरियड, समय। और इतिहास क्या है? इतिहास किसी भी विषय के समय का लेखा जोखा है। समाज का भी इतिहास होता है, विज्ञान का भी इतिहास होता है, इतिहास का इतिहास होता है, राजनीति का इतिहास होता है, कला साहित्य संस्कृति का इतिहास होता है। किसका इतिहास नहीं होता? यानी कि जो काल है वो बहुत मायने रखता है और इतिहास आपको इससे परिचित कराता है। और मैंने जो इससे पहले आपको 10 लेक्चर फ्रीडम मूवमेंट पर दिए हैं वो इसी बात को ध्यान में रखकर दिए हैं कि आप उस समय को समझ सकें, उस काल की प्रवृत्तियों को समझ सकें और साथ ही साथ उसके चरित्र को भी जान सकें। यानी कि एक जो पीरियड है वो पीरियड क्या था और उस पीरियड का चरित्र क्या रहा है, उन्हें आप जान सकें। जब आप इन दोनों को जोड़कर देखेंगे तो आपको बड़े आराम से इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि इस पीरियड में ये जो घटनाएं हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, ऐसी ही घटनाएं क्यों हो रही हैं, इससे अलग कुछ दूसरा क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि मुझे फ्रीडम मूवमेंट को चूंकि 10 लेक्चर में कवर करना था तो मैं उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाया जितने अच्छे तरीके से मैं कर पाता, क्योंकि मेरे पास एक सीमा थी। हाँ, जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं डेफिनेटली उसमें मैंने पूरा न्याय करने की कोशिश की है, क्योंकि जब मैं कोई भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा होता हूं तो मुझे विषय के प्रति न्याय करने से ज्यादा जो चिंता होती है अपने प्रति न्याय करने की होती है। अगर मैं विषय के प्रति न्याय नहीं करूंगा तो मैं अपने प्रति न्याय कैसे कर पाऊंगा। वहां मैंने इन्हीं बातों को बहुत विस्तार के साथ बताया है, लेकिन यहां मेरे पास वो चूंकि समय की संभावना गुंजाइश नहीं थी, इसलिए थोड़ी सी तो लिबर्टी मैंने ली है और इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो फ्रीडम मूवमेंट से लेकर के और हमारी आज़ादी की प्राप्ति तक का जो पूरा का पूरा दौर रहा है वो समय और समय की प्रवृत्तियों के संदर्भ में आपको समझाने में ये लेक्चर सफल रहे होंगे। दोस्तों, अंत में केवल एक बात और,
मेरे पास प्री एग्जामिनेशन का जो इस साल का है सी सेट है। सी सेट में एक क्वेश्चन है 41 नंबर का। उसे मैं थोड़ा सा शुरू में पढ़ करके सुना देता हूं ताकि अगर दूसरे सेट का कोई आपके पास पेपर हो तो आप उसे पकड़ सके। वो क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? ये हिंदी में है, इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग्स वेयर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। प्लीज आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, और जब आप सॉल्व कर रहे हों तो बस मेरे लेक्चर को ध्यान में रखें। उस लेक्चर के आधार पर देखें कि आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये मान करके चलिए कि स्वतंत्रता आंदोलन को देखने का आपका जो नज़रिया है वो बदल रहा है, और ये एक अच्छी बात है। और अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये माने कि नहीं, नज़रिया नहीं बदल रहा है और आपके नज़रिए को बदलने में मैं असफल रहा हूँ। इसे मैं अपनी असफलता के रूप में मुक्त कंठ से स्वीकार करता हूँ, खुले मन से स्वीकार करता हूँ। और बेहतर होगा कि आप अपने इस अनुभव से मुझे अवगत भी करा सकेंगे। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन की जो अपनी श्रृंखला चल रही थी उसे समाप्त करते हैं, और आगे अब जो डेली ऑडियो लेक्चर का स्वरूप है जिसमें करंट अफेयर्स और दूसरी तरह की जो चीज़ें लेकर के हम चलते हैं उस पर बातें की जाएंगी। मुझे इजाज़त दें। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और आप सबको जो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड की जा रही हैं इन्हें थोड़ा सा ध्यान से देखें, इनके साथ न्याय करें, और ऐसा करके ही आप इनफैक्ट सच पूछिए तो डेली ऑडियो लेक्चर के साथ न्याय कर सकेंगे, और इनफैक्ट मेरे साथ भी, और अपने साथ भी आप इसी प्रक्रिया से न्याय कर सकेंगे। तो दोस्तों, अब इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।